नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। शराब घोटाले के केस में दिल्ली कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई केस में बरी कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि दोनों के खिलाफ बिना सबूत के आरोप साबित नहीं होता। इस मामले में सीबीआई ने कुल 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने सभी के खिलाफ आरोप तय करने से इनकार करते हुए सभी को बरी कर दिया है। इस पर फैसला सुनाते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो बड़ी बातें कही वो आपको बताते हैं। पहली बात, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया। आबकारी नीति यानी कि एक्साइज पॉलिसी के निर्माण में कोई व्यापक साजिश या आपराधिक मंशा नहीं थी। अभियोजन पक्ष यानी कि सीबीआई का मामला न्यायिक जांच पर खरा नहीं उतरता। सीबीआई ने साजिश की एक कहानी गढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका सिद्धांत ठोस साक्ष्यों के बजाय सिर्फ अनुमान पर आधारित था। यह बातें अदालत ने कही। और क्या कहा अदालत ने? हजारों पन्नों की चार्जशीट में कई खामियां हैं और उसमें लगाए गए आरोप किसी गवाह या बयान में साबित ही नहीं होते हैं। चार्जशीट में विरोधाभास है जो कथित साजिश की पूरी थ्योरी को ही कमजोर कर देते हैं। केजरीवाल का नाम बिना किसी ठोस सबूत के जोड़ा गया है, यह भी अदालत ने कहा। और कहा कि जब मामला किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से जुड़ा हो तब बिना पुख्ता सबूतों के आरोप लगाना कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है। मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह को बरी करते हुए कहा गया कि हैरानी की बात यह है कि उन्हें पहला आरोपी क्यों बनाया गया, जबकि उनके खिलाफ कोई ठोस सामग्री ही नहीं थी। सिसोदिया पर आरोप था कि वो शराब नीति बनाने और लागू करने के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन अदालत ने कहा कि उनके शामिल होने का कोई सबूत ही नहीं मिला और ना ही उनके खिलाफ कोई बरामदगी हुई है। अदालत ने सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए। आप सोचिए, सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया, वकीलों की तरफ से क्या कुछ कहा गया, जरा पहले आपको सुनवाते हैं। फिर कुछ खास मेहमान हमारे साथ होंगे, आम आदमी पार्टी से होंगे, राजनीतिक विश्लेषक होंगे, पत्रकार होंगे, उनसे इस पर चर्चा करेंगे। जरा सुनिए फैसले के बाद क्या कहा गया। आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। एक्साइज स्कैम में राउज एवेन्यू के स्पेशल कोर्ट ने सारे मुजरिमों को बरी कर दिया है और ये बरी तब किया है जबकि सारे साक्ष्य, सारे एविडेंस, एवरीथिंग विच दे हैव टू से, ऑल स्टेटमेंट्स हैव बीन सीन, perused by the court, and after perusing everything, it is not a apprehension, it is not a suspicion, it is a court who has gone through everything. सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी शक्तिवान हो जाए, लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। मैं जज साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे, लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया, लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। मैं अपने उन साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जो इस समय में हमारे साथ रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चर्चा के लिए आम आदमी पार्टी से वैभव श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक राहुल तलान और रुद्र प्रताप जी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले वैभव श्रीवास्तव, जो बातें राउज एवेन्यू कोर्ट ने कही वो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बताई। मैं तो हैरान हूं इस बात को लेकर कि सीबीआई का जो जांच अधिकारी है उसी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं, सबूत तो कुछ मिला नहीं, जांच करने वालों के खिलाफ जांच अलग हो रही है अब तो। देखिए, हमें लगता है कि ना ये आश्चर्य मेरे ख्याल से आपको आज हो रहा होगा, लेकिन दिल्ली की जनता और हम सब लोग पहले दिन से ये बात जानते हैं कि सो कॉल्ड ये जो लिकर स्कैम था, इसमें चवन्नी भर की भी पहले से कोई सच्चाई नहीं थी। आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट देख लीजिए और आज जो तल्ख टिप्पणियां माननीय सेशन कोर्ट के द्वारा की गई है उसके बिंदु तो आपने डिस्कस किए, लेकिन इसके पहले जो बिंदु इस शराब घोटाले पे, सो कॉल्ड शराब घोटाले पे हो चुके हैं, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने पूरे कई बार टिप्पणियों में क्या आया कि सीबीआई इज बिहेविंग लाइक अ केज्ड पैरट। ये इसी लिकर स्कैम के, सो कॉल्ड लिकर स्कैम के प्रोसीडिंग्स में था
ईडी इज नॉट एक्टिंग विदाउट बायस, ये भी कोर्ट माननीय न्यायालय ने कहा था। कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कह दिया था कि देयर इज नो एनी सिंगल आयोटा ऑफ डाउट एंड देयर इज सिंगल आयोटा ऑफ एविडेंस फॉर अ मनी ट्रेल इन दिस मैटर। किसी भी प्रकार की कहीं कोई रिकवरी, कोई मनी ट्रेल कभी नहीं, बल्कि मनीष सिसोदिया जी के लॉकर में वो जब उन्होंने रेड मारी, चांदी का झुंझुना मिला था वहां पे। किस तरीके से सीबीआई ने और इनकी एसोसिएटेड एजेंसी ने चरित्र हनन करने की कोशिश की और मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व और डायरेक्शन में चरित्र हनन करने की कोशिश की, वो पूरा देश देख रहा है और आज वो एक्सपोज हो चुका। आपने देखा कि किस तरह से टिप्पणियां की। मैं जिस एक इंक्वायरी आयोग के खिलाफ इंक्वायरी के डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के ऑर्डर दिए गए, क्या बोला माननीय न्यायालय ने कि किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक षड्यंत्र नहीं साबित होता है। आज बीजेपी वालों को, और मैं बीजेपी नहीं कांग्रेस के भी नेताओं को कहता हूं, माफी मांगनी चाहिए बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को कि किस तरह उन्होंने फैब्रिकेट किया, एक ऑर्केस्ट्रेटेड, एक स्मीयर कैंपेन आम आदमी पार्टी के ऊपर चलाया गया और बीजेपी और कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। आज अजय माकन को, संदेश दीक्षित को सामने आना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए दिल्ली और देश के लोगों के साथ। आज माफी मांगनी चाहिए अमित शाह जी को और उनकी सारी एसोसिएटेड बीजेपी के नेताओं को। क्या क्या कहा था, लिकर माफिया, लिकर ये वो, क्या मिला? आज कुछ नहीं मिला। आज हम लोग पहले दिन से जानते थे कि किस तरह से इस पूरे घोटाले का क्या हश्र होने वाला था। हम मीडिया में आपके सामने आके बोलते भी थे, लेकिन जब दिल्ली का चुनाव पास आया, 1.5 साल से लगभग वही शराब घोटाला, 156 दिन दिल्ली के सर्वाधिक लोकप्रिय बहुमत से, भारी बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री को वैभव जी वो जेल गए तो अदालत मनीष सिसोदिया को जेल में डाला गया, 6 महीने तक संजय सिंह को जेल में डाला गया। कौन जवाब देगा इसका? मैं आपकी बात से बिल्कुल बीजेपी वाले आके जवाब देंगे? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन अगर वो जेल गए तो वो अदालत के ऑर्डर पर गए ना, वो बीजेपी के ऑर्डर पर थोड़ी ना जेल चले गए थे। देखिए, आप भी जानते हैं कि किस तरह से ईडी और ये पीएमएलए का कोर्स, अच्छा ईडी का केस किसके बेसिस पे बना था? सीबीआई के एफआईआर पे बना था। जो पीएमएलए का केस लगाया गया, मनी लॉन्ड्रिंग का केस, वो उस केस में आप जानते थे उस केस में इस तरह से बेल नहीं मिलनी थी। आपका जो रूट था, आपका रूट ही खत्म कर दिया माननीय न्यायालय ने। आप तो क्यों नहीं इसको बोलेंगे कि इस तरह से षड्यंत्र रचा गया और उनको ये कोर्ट के ऑर्डर पे ना अभी इस पे असमंजस में मत आइए आप कि अभी ये बीजेपी के ट्रैप में मत आइए आप। ये कोर्ट का ऑर्डर नहीं, ये उस स्मीयर कैंपेन का हिस्सा थी। भारतीय जनता पार्टी ने एक अपने एलजी पहले अपॉइंट किया, पूरा एक एलजी अपॉइंट किया जाता है जिसके ऊपर खुद 50 तरह के मुकदमे चल रहे होते हैं। वो एलजी एक कैंपेन डिजाइन करने को कहता है, एक घोटाले लगाने की कोशिश करता है आम आदमी पार्टी पे। वो घोटाले लगाते, चिपकते, तभी उसका परिणाम चिपकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें तो पता था ना कि सच्चाई क्या है। आज अरविंद केजरीवाल के घर पे, मनीष सिसोदिया के घर पे संजय क्या रिकवरी मिली थी? कुछ हुआ था? इतने रिसोर्सेस लगा दिए पूरे देश के। आज हम दिल्ली की जनता का क्या नुकसान किया इन्होंने? पूरा एक कैंपेन चलाया, किस तरह से शराब माफिया बन गए, शराब घोटाला किया। आज वही शराब लिकर पॉलिसी पंजाब में चल रही है, 60% से उसका मुनाफा ऊपर आ रहा है, वो पंजाब की जनता पे खर्च हो रही है। लेकिन इन बीजेपी वालों को आप राजनीतिक साजिश कह रहे हैं, कैंपेन कह रहे हैं, चलाते हैं गुजरात मॉडल में। अब वो बीजेपी वाले यही दिल्ली में करना चाहते थे। वैभव जी, मैं समझ रहा हूं आज वो गुस्सा होगा आपके अंदर, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं उस बात को। मेरे साथ 3 खास मेहमान और भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रदीप जी भी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, जो बात वैभव जी कह रहे हैं, क्या सिर्फ एक साजिश थी या वाकई जब आरोप लगे तो प्रथम दृष्टया अदालत को लगा कि नहीं, इसमें इन्वेस्टिगेशन तो जरूरी है? हालांकि जो आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है, मैं 2-3 लाइनें आपको पढ़कर सुना देता हूं, हालांकि आप जानते जरूर होंगे, मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित सभी 23 आरोपी बरी। आबकारी नीति के निर्माण में कोई व्यापक साजिश या आपराधिक मंशा नहीं थी। अभियोजन पक्ष यानी कि सीबीआई का मामला न्यायिक जांच पर खरा नहीं उतरा। सीबीआई ने साजिश की एक कहानी गढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका सिद्धांत ठोस साक्ष्यों के बजाय सिर्फ अनुमान पर आधारित था। 8-9 बड़ी बातें कही है, मैंने आपको 2-3 बातें सुनाई अभी। प्रदीप जी, एक्चुअली आप अगर जजमेंट देखें तो सर्टेनली उसके अंदर एक चीज देखी गई है। अभी जज साहब ने ये कहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, जो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया मैटर को, उसके अंदर डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये वॉल्यूमिनस चार्जशीट फाइल की गई थी, इसमें फ्यू थाउजेंड ऑफ पेपर्स थे, उसके बावजूद भी कि पूरी की पूरी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली नहीं की गई थी, उसमें लैकुनास थे, उसके अंदर कमियां थी। और इस बात का ध्यान देते हुए कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर काफी सारे लैकुनास हैं,
उसको लेते हुए, क्योंकि लॉ ये कहता है कि कोई भी एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, बेशक चाहे 10 गुनहगार छूट जाएं। तो इसीलिए वो बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इनके पास एविडेंस नहीं था, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसको, जज साहब ने इनको बरी किया। अब आप देखिए साथ ही साथ क्या हुआ है, जज साहब ने इनको बरी किया है, लेकिन किस कंडीशंस पे? क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास पूरे के पूरे इन्वेस्टिगेशन अपनी ठीक से नहीं की, उन तथ्यों की कमी की वजह से। अब क्या होगा, सीआरपीसी में, आईपीसी में प्रोविजन है, 2 प्रोविजन है। सुप्रीम कोर्ट की अभी लेटेस्ट गाइडलाइंस आई हैं, उसमें यह कहा गया है कि जो भी आदमी जो किसी के खिलाफ भी अगर झूठे केसेस में, ये टिप्पणी आई थी, एक महाराष्ट्र का केस था जिसके अंदर लेडी ने किसी जेंट के ऊपर झूठे रेप केसेस लगाए थे, रेप के बाद में एक्विटल हो गया, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अप्रोच किया था कि मेरी तो सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं किस किस को अपनी जस्टिफिकेशन देता रहूंगा कि भाई मेरे साथ जो मैंने किया ही नहीं है। तो उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई भी आदमी, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और कोई भी आदमी जो उस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का मिसयूज करे और उसका अनड्यू फेवर लेने के लिए कोर्ट के सामने आए, और अल्टीमेटली अगर कोर्ट को एट द एंड ऑफ द डे ये पता लगे कि जो इसमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो ठीक से काम नहीं किया, नंबर 2 जो कंप्लेनेंट है उसने अगर ठीक से वो प्रमा फसाई ये फाइंड आउट होता है कि इसके अंदर इसने झूठी कानून की सहायता लेनी चाहिए किसी आदमी को, बेगुनाह आदमी को फंसाने के लिए, बिल्कुल, तो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं ये 2 सेक्शंस में, या तो कोर्ट इसमें सुओ मोटो भी ले सकता है 340 के अंदर। 340 का मतलब ये होता है कि आप कोई भी झूठा बयान दे दें, एविडेंस क्रिएट कर दें, 195 सीआरपीसी का मिक्सचर करके अगर इन दोनों को देखें तो इसमें कोई झूठी एविडेंस दें, किसी तरह का झूठा एफिडेविट फाइल कर दें, या कोई भी इस तरह की एप्लीकेशन दे दें जिससे कि किसी की लिबर्टी कर्टेल हो सके। एक ये, एक दूसरी अगर हम आईपीसी की बात करें तो इसमें सेक्शन 182 और 211 ये जो 2 सेक्शंस हैं, इनके खिलाफ इसके माध्यम से भी आप जो आदमी या कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो गलत जी फायदा उठाना चाहते हो कानून का, तो उनके खिलाफ वो, और ऐसा हुआ भी है, ऐसा हुआ भी है। मैं प्रदीप जी आपके पास लौटूंगा, जो बात आप कह रहे हैं ऐसा ही हुआ है, क्योंकि अदालत ने सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए। राहुल जी, मैं कुछ और बड़ी बातें आपको अदालत के फैसले की सुनाता हूं। हजारों पन्नों की चार्जशीट में कई खामियां हैं, अदालत ने कहा उसमें लगाए गए आरोप किसी गवाह या बयान से साबित नहीं होते। चार्जशीट में विरोधाभास है जो कथित साजिश की पूरी थ्योरी को कमजोर करता है। केजरीवाल का नाम बिना किसी ठोस सबूत के जोड़ा गया है। जब मामला किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से जुड़ा हो तब बिना पुख्ता सबूतों के आरोप लगाना कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है। राहुल जी, देखिए विशाल जी, पहली चीज तो यह है कि हमारे देश में इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है एजेंसी, उस पर भी सवाल है मेरा तो, कि भाई जब आप किसी को आरोपी बना रहे हो, आपकी चार्जशीट में कुछ लेख हैं, तो उन लेक्स को दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए थी। एक चीज तो ये है। दूसरी, जो आरोपी थे वो खुद इतने तेज तर्रार थे, उन्होंने, आप ये सबको पता है कि वो किसी फाइल पे सिग्नेचर नहीं करते थे। केजरीवाल ऐसा थोड़ी था कि कोई सामान्य आदमी थे, पहले अधिकारी रहे, उनको पता है कि कैसे सिस्टम काम करता है, सिस्टम से बचने के लिए क्या क्या किया जाता है। तो एक चीज ये भी है, और एक तीसरी चीज ये है कि पहले तो मैं क्लियर कर दूं, सुनिए मैं आपको क्लियर कर दूं, आरोपी नहीं बोल सकते, कोर्ट ने बाकायदा बरी किया है। अगर ऐसी भाषा यूज होगी तो इज रियली ऑब्जेक्टिव। अब तो समझ जाए। अच्छा ठीक है वैभव जी, मैं बात समझ गया, करने की बात कर रहे हैं तो आरोपी ठीक है सर, ठीक है राहुल भाई वो कह रहे हैं कि आरोपी मत कहिए, बरी कर दिया, ठीक है ना। तो अभी भी अभियोजन पक्ष इस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है। मुझे लगता है कि वो हायर कोर्ट में अपील करेंगे। बिल्कुल कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मामला बिल्कुल पटाक्षेप हो गया है और सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसा भी नहीं है। देखिए, जो मैं बोला कि इन्वेस्टिगेशन हमारे यहाँ कैसी होती है, उस पर तो सवाल हर किसी को है। वकील साहब बैठे वो भी बता देंगे कि कितनी कैसे हमारी जो एजेंसीज हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, पुलिस या सीबीआई या जो भी एजेंसीज हैं। दूसरी चीज जो मैं बोल रहा हूं कि जो
आरोपी थे वो बहुत तेज तर्रार आदमी है, उनको पहले से पता था कि कोई भी कांड अच्छा, वो कह रहे हैं आरोपी मत कहिए ना, बरी कर दिया राहुल भाई। किसी भी फाइल पे सिग्नेचर नहीं ठीक है कर रहे ठीक है ठीक है ठीक इन लोगों को बेसिक समझ नहीं है। ठीक ठीक वैभव जी आराम से, आपको पूरा मौका मिल रहा है। रुद्र प्रताप जी, नहीं मैं कह रहा हूँ ठीक, उसमें नहीं मैं कोई आपकी बात दिक्कत को नहीं समझ है। गया, मैं आपकी बात समझ गया, आपके पास में आ रहा हूँ, पूरा मौका आपको मिल रहा है। रुद्र प्रताप, इसमें बेसिक समझ से वैभव जी कह रहे हैं कि पूरी उनकी साजिश बात थी और बोलिए। उसके चक्कर में दिल्ली ने एक बहुत अच्छी सरकार गवा दी, क्योंकि इतनी बड़ी साजिश आपने करी, सबका नाम खराब कर दिया, पूरी पार्टी की इमेज खराब कर दी। रुद्र प्रताप जी, नहीं, अगर विशाल जी ऐसी बात है तो आम आदमी पार्टी का जन्म ही नाम खराब करके हुआ है। उन्होंने कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी उनके ऊपर आरोप ही तो लगा करके उस सत्ता में आए थे। तो ये राजनीति में ये सवाल का कोई मायने नहीं रखता। हाँ, आज ये चीज हुई कि जो लोग ये कहते थे कि देश संविधान से नहीं चलता है, उनको यकीन होना चाहिए कि देश संविधान से चल रहा है। कोर्ट में डिसीजन आ रहे हैं ना, जैसे एक लगता आरोप कि भाई सारी सरकार सब कुछ अपने कंट्रोल में कर रखी है, तो अगर एक निचली अदालत, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे कोर्ट के डिसीजन हैं जिसके बाद वही विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि वहां मतलब जुडिशरी भी सरकार के लिए काम कर रही। तो कम से कम एक इतने बड़े मामले में अगर एक निचली अदालत इतना बोल्ड डिसीजन दे सकती है तो इससे माना जाएगा कि देश संविधान से चल रहा है और संविधान बचाने की कोई जरूरत नहीं है। जो इस कवायद पे लगे हैं सब लोग अपनी जगह पर सही काम कर रहे हैं, कोर्ट अपनी जगह सही काम कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपनी जगह काम कर रही है, और जो प्रक्रिया होती है उसी के तहत काम होती है। आप एक बात बताइए, वैभव जी का क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि भाई सामने वाला जो दल है बीजेपी जो है वो इतनी मजबूत है, वो इस तरीके से इस पूरी प्लानिंग को लेकर आई कि हम कुछ नहीं कर पाए। ऐसे हमारे खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए, झूठे सबूत बनाए गए, उसमें उपराज्यपाल का इस्तेमाल किया गया कि हम फंस गए। ये कैंपेन ही पूरा झूठा था, वो ये कह रहे हैं। मैं विशाल जी वही बात कह रहा हूं ना, तो उसके तो स्पेशलिस्ट आम आदमी पार्टी पहले से है। जब उन्होंने अपनी पार्टी का जन्म किया तो उन्होंने किसके किसके ऊपर आरोप लगाया और कितने लोगों को जेल भिजवा दिया, जरा बताइए। भाई उन्होंने तो इसी बात की शुरुआत करी थी ना, देश के सारे नेताओं की उनके पास लिस्ट थी कि किनके पास कितने कितने काले धन है। तो ये तो देखिए राजनीति की बयानबाजी एक अलग जगह है, और उसी बयानबाजी में आप कहते हैं कि सारी एजेंसियां कंट्रोल में है सरकार की। अगर सरकार के कंट्रोल में सारी एजेंसियां हैं तो एक निचली अदालत का फैसला है, सरकार इसको नहीं कंट्रोल कर सकती थी। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए अच्छी बात है कि आरोप लग गया और उसके बाद वो बरी हो गए या आगे और चीजें चल रही, वो चीज चलती रहेगी। लेकिन जो ये आरोप बार बार लगता है वो आरोप एकदम तथ्यहीन है कि देश में एजेंसियों पर या पूरे देश पे एक सिस्टम ने अपना कब्जा कर लिया है, और वो नहीं है। देश संविधान से ही चल रहा है। अगर आप अपनी जगह सही हैं, आप अपनी चीजों को रख रहे हैं, तो उस आप कह तरह रहे हैं से आप अपनी चीजें जगह सही है, सबूत नहीं मिले तो आप बरी हो जाएंगे, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। बिल्कुल वैभव जी, हो जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? वैभव जी, विशाल जी, मैं कह रहा हूँ इतनी मासूमियत बन के भारतीय जनता पार्टियों के चोला हुआ पहने हुए लोग बोल रहे हैं। हमें तो पहले दिन से पता था कि हमारी सच्चाई को कोई खरीद नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, हमारी ईमानदारी को कोई तोड़ नहीं सकता, हमको पहले दिन से पता था। इस पूरे जो सो कॉल्ड लिकर स्कैम हुआ है, इसमें क्या हुआ? गवाह तोड़े गए, खरीदे गए, पहले इनको अक्यूज बनाया गया, उन्होंने बॉन्ड से चंदा दे दिया, फिर वो इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दे दिया बीजेपी को, फिर वो वहां पे गवाह बन जाते हैं। चंद्रशेखर जो कि उगाही करता था, जिसका मनी का गवाह बन जाता है। ऐसे ऐसे तो चुन के ये लोग गवाह लेकर आए, ऐसे ऐसे अपना सरकारी गवाह बनाया। तो मैं फिर से कह रहा हूं, ये पहले दिन से जब ये घोटाला चल रहा था, आप इससे क्या हुआ? 12,696 घंटे देश के सर्वाधिक लोकप्रिय शिक्षा मंत्री को इन्होंने जेल में डाला। 1.5 साल, 6 महीने, दिल्ली 7 महीने लगभग। मैं फिर वही कह रहा हूं, इन्होंने जेल में डाला का मतलब अदालत ने जेल में डाला ना, कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी ना आपके नेताओं को जेल में डाल रही थी, अदालत डाल रही थी ना जेल में। विशाल जी, तो फिर अदालत, अच्छा ठीक है, ठीक है, अदालत किसको क्या तड़ी पार कर रखा है, किसको क्या क्या कह रखा है, वो भी हम बताना शुरू करें आपके डिबेट, आपके चैनल पे, कि कौन बीजेपी का नेता तड़ी पार रह चुका है। अरे सर बिल्कुल बोलिए, जो चीज पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है उसको छुपाने या बोलने से क्यों डरना है? बोलिए ना, मैं कौन सा रोक रहा हूं आपको? मैं तो अभी इस केस की बात कर रहा हूं, इस केस पर बात कर लीजिए। आपके नेटवर्क में थोड़ी सी दिक्कत है, आपको एक बार फिर कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। प्रदीप जी, जो बात वैभव जी कह रहे हैं कि हमारे देश का सिस्टम ऐसा है कि एक मजबूत पॉलिटिकल पार्टी ओपोनेंट है आपकी, तो इतना अच्छा केस आपके खिलाफ बना देगी झूठा
कि आप फंस जाएंगे और अदालत को भी प्रथम दृष्टया लगेगा कि साहब सब गड़बड़ है, उठा के इनको जेल में डाल दो, चाहे वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ही क्यों ना बैठा हो। इतना आसान है क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए शख्स को जेल में डाल देना? उसके खिलाफ आपको प्रथम दृष्टया कुछ नजर ही नहीं आ रहा और आपने जेल में डाल दिया होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। सो कॉल्ड शराब घोटाले पे हो चुके हैं, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने पूरे कई बार टिप्पणियों में क्या आया कि सीबीआई इज बिहेविंग लाइक अ केज्ड पैरट। ये इसी लिकर स्कैम के, सो कॉल्ड लिकर स्कैम के प्रोसीडिंग्स में था। ईडी इज नॉट एक्टिंग विदाउट बायस, ये भी कोर्ट माननीय न्यायालय ने कहा था। कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कह दिया था कि देयर इज नो एनी सिंगल आयोटा ऑफ डाउट एंड देयर इज अ सिंगल आयोटा ऑफ एविडेंस फॉर अ मनी ट्रेल इन दिस मैटर। किसी भी प्रकार की कहीं कोई रिकवरी, कोई मनी ट्रेल कभी नहीं, बल्कि मनीष सिसोदिया जी के लॉकर में वो जब उन्होंने रेड मारी, चांदी का झुनझुना मिला था वहां पे। किस तरीके से सीबीआई ने और इनकी एसोसिएटेड एजेंसी ने चरित्र हनन करने की कोशिश की और मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व और डायरेक्शन में चरित्र हनन करने की कोशिश की, वो पूरा देश देख रहा है और आज वो एक्सपोज हो चुका। आपने देखा कि किस तरह से टिप्पणियां की। मैं जिस एक इंक्वायरी आयोग के खिलाफ इंक्वायरी के डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के ऑर्डर दिए गए, क्या बोला माननीय न्यायालय ने कि किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक षड्यंत्र नहीं साबित होता है। आज बीजेपी वालों को, और मैं बीजेपी नहीं कांग्रेस के भी नेताओं को कहता हूं, माफी मांगनी चाहिए बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को कि किस तरह उन्होंने फैब्रिकेट किया, एक ऑर्केस्ट्रेटेड, एक स्मीयर कैंपेन आम आदमी पार्टी के ऊपर चलाया गया और बीजेपी और कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। आज अजय माकन को, संदीप दीक्षित को सामने आना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए दिल्ली और देश के लोगों के साथ। आज माफी मांगनी चाहिए अमित शाह जी को और उनकी सारी एसोसिएटेड बीजेपी के नेताओं को। क्या क्या कहा था, लिकर माफिया, लिकर ये वो, क्या मिला? आज कुछ नहीं मिला। आज हम लोग पहले दिन से जानते थे कि किस तरह से इस पूरे घोटाले का क्या हश्र होने वाला था। हम मीडिया में आपके सामने आके बोलते भी थे, लेकिन जब दिल्ली का चुनाव पास आया, 1.5 साल से लगभग वही शराब घोटाला, 156 दिन दिल्ली के सर्वाधिक लोकप्रिय बहुमत से, भारी बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में घसीट के डाल दिया गया। वो जेल गए तो अदालत मनीष सिसोदिया को जेल में डाला गया। 6 महीने तक संजय सिंह को जेल में डाला गया। कौन जवाब देगा इसका? मैं आपकी बात से बिल्कुल बीजेपी वाले आके जवाब देंगे? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन अगर वो जेल गए तो वो अदालत के ऑर्डर पर गए ना, वो बीजेपी के ऑर्डर पर थोड़ी ना जेल चले गए थे। देखिए, आप भी जानते हैं कि किस तरह से ईडी और ये पीएमएलए का कोर्स, अच्छा ईडी का केस किसके बेसिस पे बना था? सीबीआई के एफआईआर पे बना था। जो पीएमएलए का केस लगाया गया, मनी लॉन्ड्रिंग का केस, वो उस केस में आप जानते थे उस केस में इस तरह से बेल नहीं मिलनी थी। आपका जो रूट था, आपका रूट ही खत्म कर दिया माननीय न्यायालय ने। आप तो क्यों नहीं इसको बोलेंगे कि इस तरह से षड्यंत्र रचा गया और उनको ये कोर्ट के ऑर्डर पे ना अभी इस पे असमंजस में मत आइए आप कि अभी ये बीजेपी के ट्रैप में मत आइए आप। खास तौर पे ये नहीं कहा, कोर्ट ने ये कहा है कि प्रमा फसाई जो केस है और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के इन्वेस्टिगेशन में लैप्सेस हैं। प्रमा फसाई उस टाइम पे जब ये केस शुरू हुआ, जब अरेस्ट हुआ होगा, वो भी कोर्ट के ऑर्डर से ही हुआ है। किसी पार्टी या किसी उसके को हम बीच में ना लाएं। इस बीच में कोर्ट ने ऑर्डर किया। कोर्ट ऑर्डर कब करेगा? तो अगर कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी अगर था, आपके पास लेयर ऑफ कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। अगर 3 कोर्ट और देश का सर्वोच्च कोर्ट तक अगर आपकी बेल को वो ग्रांट नहीं कर रहा है, या वो भी ये कह रहा है कि जो नीचे के जो ऑर्डर्स हैं वो ठीक ऑर्डर्स हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ बात तो होगी। अब ये बात कहना वो छूट गए, लेकिन वो लैक ऑफ एविडेंस क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली नहीं हुआ। आप इस बात के समझने की कोशिश कीजिए। प्रदीप जी, इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपरली करने से रोका किसने? करना चाहिए ना। सीबीआई जैसी एजेंसी अगर इन्वेस्टिगेट प्रॉपरली नहीं कर रही तो कौन करेगा? इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो आदमी, अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इनको जबरदस्ती फंसाने की कोशिश कर रही थी, तो तभी जज साहब ने ऑर्डर किया ना कि आपने एक शरीफ आदमी को, बेगुनाह आदमी को, उसकी जो आजादी थी उसको आपने कर्टेल कर दिया। आपने इतना बड़ा एक आदमी को जेल के अंदर डाल दिया। इसीलिए तो उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बिल्कुल ठीक बात है आपकी। जज साहब ने ऑर्डर किया। समय कम है, मुझे बाकी कमेंट भी लेने। राहुल जी, क्या असर आपको राजनीतिक रूप से नजर आता है इसका? देखिए, अगर जो आप राजनीतिक रूप से देखेंगे तो कोई असर नहीं है। वो आएंगे, वो अपना पंजाब जाएंगे, पंजाब में राजनीति करेंगे, दिल्ली में तो उनकी राजनीति वैसे भी खत्म है और ऐसी कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला है कि अरविंद केजरीवाल की अचानक से इमेज
चमक के आ जाएगी और दिल्ली की जनता, देश की जनता को ये महसूस होगा कि भाई हमने बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री खो दिया। अरविंद केजरीवाल का जो चरित्र है वो जनता के सामने है, इससे कोई चीजें फर्क नहीं पड़ता है अगर जो आप राजनीतिक तौर पे देखें तो। जैसे मैं बोल रहा हूं कि देखिए एजेंसी ने बहुत प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन नहीं की है और इसीलिए ये इससे मामले से बरी हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सीबीआई हायर कोर्ट नहीं जाएगी। वो अगर जो उनको लगता है कि मामले में कुछ है तो वो जरूर हायर कोर्ट जाएंगे और मुझे लग रहा है कि वो जा रहे हैं हायर कोर्ट, वो जा रहे हैं हाँ। हायर कोर्ट। रुद्र प्रताप जी, समय मेरे पास कम है। तो राजनीतिक असर जो राहुल भाई कह रहे हैं कि कोई राजनीतिक असर नहीं है, लोअर कोर्ट का डिसीजन और है, दूसरी इस बात पे ये इतना कही जा रही है और कि लंबा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं किया। मेरा प्रश्न यही है कि सीबीआई को ढंग से इन्वेस्टिगेट करने से रोका किसने है, रुद्र प्रताप जी? नहीं विशाल जी, ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी स्थिति होती है जिसमें आपको घटना पुरानी होने के बाद सबूत नहीं मिलते हैं। ऐसे इस देश में वकील साहब बैठे हैं कि बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं कि जिसमें दुर्दांत हत्याएं हुई हैं, लेकिन आरोपी बरी इसलिए हो गए क्योंकि सबूत नहीं इकट्ठा हो पाते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं कानून में जब हम जाते हैं, लेकिन जो राजनीतिक मायने हैं, अरविंद केजरीवाल की बातों की अब अहमियत इसलिए नहीं बनती है। पार्टी उसको अपने तरीके से लेती है, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि जब से वो जेल से बाहर आए, यहाँ से सत्ता से बाहर गए, अगर इतने लोकप्रिय थे, इतने लोगों की चाह थी, तो कम से कम जनता के बीच रहते। जैसे सत्ता हाथ से गई है तब से 1 साल से तो वैसे ही नदारद है, और उनका इतिहास ही दूसरे पर आरोप लगाने से बना है। तो वो अगर दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं तो उसमें कोई बहुत गंभीरता नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि एक अच्छी बात है कि जो लोग ये कहते थे कि देश में कानून का राज नहीं है, संविधान से देश नहीं चलता, उनका मुंह बंद किया अदालत ने कि भाई देश कानून से ही चलता है और उसी तरीके से डिसीजन आते हैं। जिस तरह से जो चीज कोर्ट के सामने रखी जाएगी, कोर्ट उसी के आधार पर डिसीजन लेगी, न मेरे और आप किसी के मनगढ़ंत तरीके से वो काम नहीं करेगी। तो ये एक अच्छी चीज है कि कानून का राज है देश में, डिसीजन अच्छे लिए जा रहे हैं। और ये तो आरोप प्रत्यारोप देखिए हर पार्टी का है कि वो सत्तारूढ़ दल पे आरोप लगाती है, अपने आप को सबसे पाक साफ करती है। यही अरविंद केजरीवाल आपने देखा होगा कि पूरी लिस्ट लेकर के घूमते थे, उसी के आधार पे तो उनको सरकार बनी। नहीं तो उसके पहले उनको कौन जानता था या उनकी उपलब्धियां क्या हैं, और उसके बाद उन्हीं के गोद में बैठकर वो सरकार चला रहे। तो ये राजनीति में नैतिकता की बात करना, ईमानदारी की बात करना, स्वच्छ छवि की बात करना, लेकिन आपने ये कोई एक बड़ी मायने बात नहीं कही, रखता। मुझे लगा वो बात जो है वो इसकी बड़ी हाईलाइट है कि जो लोग कह रहे थे कि संविधान की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई, न्यायपालिका पर कब्जा हो गया, वो लोग कम से कम आज गलत साबित हो गए हैं। अगर आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, दम नहीं है केस में, तो आप बरी भी होंगे, चाहे आप कितने भी बड़े राजनीतिक विरोधी किसी क्यों ना हो, किसी भी पार्टी के कोई भी आप पद पर रहे हो। लेकिन अगर केस में दम नहीं है तो ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका पर कब्जा हो गया। ये तो अभी निचली अदालत ने ही फैसला दे दिया है, और आपने ठीक कहा कि अगर सरकार को करना ही था तो निचली अदालत को भी मैनेज कर लेती अगर सब चीजों पर कब्जा हो ही गया होता। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। छोटा सा ब्रेक।